हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज 4 मार्च 2023 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इन तीनों राज्यों में विधानसभा की सीटों का सही क्रम है। अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे और कल ही इनका चुनाव का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है, घोषित हुआ है। तो हमें बताना है कि तीनों राज्यों में विधानसभाओं की सीटें कितनी कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 60, 50, 55, 60, 54, 58, 60, 60, 60 और डी 62, 65 एंड 63। तो इसका जो सही जवाब है वो है 60, 60, 60। इन तीनों राज्यों में, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों की विधानसभाओं में 60, 60, 60 सीटें बराबर सीटें ये हैं तीनों राज्यों में। ठीक है, इसमें जो चुनाव हुआ है उसके जो चुनाव के नतीजे आए हुए हैं, नतीजों को हमने यहाँ पे इमेज के माध्यम से दिखाया हुआ है। ये त्रिपुरा के नतीजे हैं, ये मेघालय के हैं, ये नागालैंड के हैं। त्रिपुरा में और नागालैंड में जो बीजेपी प्लस है उसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, वहां इनकी सरकार बनने जा रही है। बाकी जो मेघालय है वहां पे अभी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ठीक है, तो वहां पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि किसका मुख्यमंत्री बनने वाला है, किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। यहाँ पे हमने तीनों राज्यों के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, ये त्रिपुरा के हैं मानिक शाह जी, नागालैंड के, वो मेघालय के जो है वो कोनराड सांगमा, और नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के हैं। यहाँ पे ये बीजेपी अलायंस है आईपीएफटी, इसका हमने फुल फॉर्म लिखा है, इंडियन पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, और यहाँ पे एनडीपीपी है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये एनडीपीपी जो है नेफ्यू रियो की पार्टी है। ठीक है, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी का अलायंस है इनके साथ। ठीक है, वैसे ही ये एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो वहां के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा है, उनकी पार्टी है ये। ठीक है, अच्छा, अभी त्रिपुरा में इस बार टिपरा मूथा नाम से एक पार्टी आई है जिसने पहली बार चुनाव लड़ा है। इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रद्योत वर्मा है। इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ये टीएमपी को इस बार 13 सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा इन राज्यों में लोकसभा की सीटें लिखी हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मेघालय में लोकसभा की 1 सीट है और नागालैंड में लोकसभा की 2 सीटें हैं। वैसे ही राज्यसभा में तीनों राज्यों में 1-1 सीट है। ठीक है, तो इसका हमने विधानसभा का लिख दिया है, लोकसभा का, राज्यसभा का, तीनों की सीटें बता दी हैं। विधान परिषद इन तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य में नहीं है। अच्छा, ये सीटें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस राज्य में विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद किसकी कितनी सीटें हैं। बाकी कई बार ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये सीटें पूछ ली जाती हैं या मिलाने के लिए आ जाती हैं। 4 राज्य दे दिए जाएंगे, लोकसभा की सीटें दे दी जाएंगी या राज्यसभा की सीटें दे दी जाएंगी। और वैसे भी एक जागरूक सिटीजन के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कहाँ से कितने लोकसभा के सदस्य आते हैं, विधानसभा के सदस्य आते हैं, राज्यसभा के सदस्य आते हैं। तो ये हमने इसमें बता दिया है। इसके अलावा नागालैंड में पहली बार 2 महिला विधायक एक साथ अभी निर्वाचित हुई हैं, जिसमें पहली है हेकानी जाखलू, ये दीमापुर तृतीय क्षेत्र से हैं, एनडीपीपी, ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं, और दूसरी है सल होतनो क्रुसे, ये पश्चिमी अंगामी सीट से हैं, ये भी एनडीपीपी की कैंडिडेट हैं। ये 2 महिला विधायक पहली बार नागालैंड से जीती गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उनको मैप के थ्रू भी हमने दिखाया हुआ है, वो ये है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक है, जो शामिल हैं वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य मिलके 7 सिस्टर्स बनाते हैं, 7 बहन राज्य बनाते हैं। ठीक है, इनके जो बॉर्डर स्टेट हैं वो बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, ये वाला एरिया चाइना का है, और ये वाला एरिया भूटान का है, ये नेपाल का है। ठीक है, ये वाला जो स्टेट ये जो दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है। इस वाले क्षेत्र को हम लोग चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वाला जो रीजन है इसको चिकन नेक बोलते हैं, ये है। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ तक, ये जो एरिया से लेके यहाँ तक, ये म्यांमार की बाउंड्री है, ये बाकी बांग्लादेश की बाउंड्री दिख रही है, ये यहाँ भूटान की बाउंड्री है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश से चाइना लग रहा है, भूटान लग रहा है, और यहाँ पे म्यांमार का रीजन लग रहा है। वैसे ही नागालैंड से देखिए, नागालैंड पूरी तरह से म्यांमार से कनेक्टेड है, मणिपुर म्यांमार से कनेक्टेड है, मिजोरम म्यांमार से भी कनेक्टेड है और यहाँ बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है, त्रिपुरा पूरी तरह से बांग्लादेश से कनेक्टेड है, मेघालय पूरी तरह से बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ठीक है, आसाम पे आप जाओगे
तो आसाम में भूटान से कनेक्टेड है और यहाँ बांग्लादेश से, ये वाला बांग्लादेश से और ऊपर वाला भूटान से, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हो गए। इनका सीक्वेंस भी आपका पता होना चाहिए। ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि पूर्व से पश्चिम कैसे होंगे, उत्तर से दक्षिण कैसे होंगे। तो मैप में जो ईस्ट वेस्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो सबसे नॉर्थ में जो हो जाएगा अरुणाचल हो जाएगा, उसके बाद आसाम हो जाएगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्थ टू साउथ क्रम आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, स्टैटिक जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि किस प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है, ठीक है। कई बार काउंट भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश के साथ लगती है। तो म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लग रही है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितने की लग रही है हमारी, मिजोरम की लग रही है, त्रिपुरा की लग रही है, आसाम की लग रही है, यहाँ पे ये आसाम की लग रही है और मेघालय की लग रही है। तो 4 की बांग्लादेश से। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एक मैप आप देख लीजिए, इन स्टेट्स की पोजीशनिंग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए। वनडे एग्जाम्स में भी इससे खूब क्वेश्चंस आते हैं, बाकी पीसीएस में तो ये अच्छा इससे क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी समूह पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई हुई थी, बहुत चर्चा में रही हुई है और बाजार में इसने बहुत उथल पुथल मचाई हुई है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच और भारतीय निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। अभी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पे एक विशेषज्ञ समिति बनाई हुई है। इसकी जांच के लिए उस समिति के अध्यक्ष पूछे हमने। तो उस समिति के अध्यक्ष के लिए हमारे पास ऑप्शन है ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, अभय मनोहर सप्रे और केबी कामत। तो इसका जो सही जवाब है वो है अभय मनोहर सप्रे। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभय मनोहर सप्रे जी। इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। ये 6 सदस्यीय जांच समिति है। इसका जो लक्ष्य दिया गया है वो 2 महीने में इनको एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है, ठीक है। इसके अलावा सेबी को भी बोला हुआ है, ठीक है, जो मार्केट रेगुलेटर है, मार्केट पे नजर रखती है, उसको भी बोला है कि आप भी जांच को अपने कंटिन्यू रखेंगे और 2 माह में आप भी अपनी रिपोर्ट पूरी करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। इसमें जो कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अध्यक्ष तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अभय मनोहर सप्रे जी हैं। उसके बाद ओपी भट्ट जी हैं, एसबीआई के चेयरमैन हैं। जस्टिस जेपी देवधर हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। केबी कामत इन्फोसिस के चेयरमैन, नंदन नीलकेणी इन्फोसिस के सह संस्थापक और सोमशेखर सुंदरसन ये एक वरिष्ठ वकील हैं, ठीक है। तो ये 6 लोगों की कमेटी बनाई हुई है इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की जांच के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो में पूरा कंटेंट होने वाला है, वो टेलीग्राम के थ्रू फ्री पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध है। ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है। इसके अलावा वीडियो लिंक में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहां आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ नाम से ले सकते हैं सारे कंटेंट की, आज के भी और आज के पहले जितने भी करंट के वीडियोस हैं वहां पर अवेलेबल है। तो वहां से आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने टेली लॉ के माध्यम से देश में प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है। अच्छा, देश में एक टेली लॉ जो कार्यक्रम है वो पहले से चल रहा है, ठीक है। उसी में इस प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को और मजबूत करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। उस कार्यक्रम का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए न्याय बंधु कार्यक्रम, ऑप्शन बी दिशा कार्यक्रम, ऑप्शन सी न्याय कार्यक्रम और ऑप्शन बी कानून मदद कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दिशा कार्यक्रम। ये केंद्र सरकार ने अभी दिशा कार्यक्रम इसी टेली लॉ के अंडर में स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये दिशा कार्यक्रम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म जो है दिशा का, ये है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। न्याय तक एक होलिस्टिक एक्सेस पहुंचाने के लिए इस तरह का ये कार्यक्रम, दिशा कार्यक्रम टेली लॉ के अंतर्गत स्टार्ट किया जा रहा है। इसका जो टाइम है वो 2021 से 2026 तक है और देश की 2.5 लाख पंचायतों तक इसको विस्तारित करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, एक विधिक सेवा प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसके अंतर्गत गठित राज्य, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा संस्थान नेटवर्क को दिशा योजना के तहत एकीकृत इंटीग्रेट किया गया है ताकि टेली लॉ और न्याय बंधु की पहुंच का विस्तार किया जा सके और 112 आकांक्षी जिलों में एक समर्पित कानूनी साक्षरता कार्यक्रम को एम्बेड किया जा सकता है। कानूनी साक्षरता कार्यक्रम को एम्बेड किया जा सकता है। ये अभी दिशा कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिले हैं
उनमें इसको स्टार्ट किया जाना है। ये टेली लॉ और न्याय बंधु कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये दिशा कार्यक्रम उसमें है। इसके अलावा न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में 5% वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उसके अलावा जो पात्र लाभार्थी हैं उनको वकीलों की विशेषज्ञता के आधार पर मामले आवंटित किए जाएंगे, कि जो भी लाभार्थी हैं जिनको ये निःशुल्क सहायता की आवश्यकता है, उनको जिस तरह का उनका मैटर होगा उस मैटर से विशेषज्ञ जो एडवोकेट होंगे वो इनको आवंटित किए जाएंगे। उसके अलावा जिला स्तर में निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन फीडबैक तैयार करना है। ये जो सेवाएं मिल रही हैं उनका जो फीडबैक लिए जाए जनता से कि ये सेवाएं अच्छी तरह से उनको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, किस तरह की उनको समस्याएं हो रही हैं, उसका फीडबैक लेने के लिए ये जिला स्तर पर स्टार्ट करना है। तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो दिशा योजना के तहत स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं ये टेली लॉ कार्यक्रम क्या है। ये टेली लॉ कार्यक्रम वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। इसका जो मेन लक्ष्य जो है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और नागरिकों हेतु कानूनी सहायता को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर पर लोग टेली लॉ नामक पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉल के जरिए वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सहायता है ये निःशुल्क है, ठीक। इस कार्यक्रम के तहत जो वकील लगे हुए हैं उनको न्याय बंधु नाम दिया गया है। पूछा जा सकता है कि टेली लॉ के अंतर्गत काम करने वाले वकीलों को कहा जाता है, तो इनको न्याय बंधु कहा जाता है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों में वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा जो आवेदकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो गया टेली लॉ के कार्यक्रम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण और भागीदारी को सुनिश्चित करना, वन्य जीव संरक्षण बेहतर भविष्य के लिए पहल के लिए, और वन्य जीव संरक्षण एक वैश्विक पहल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, ये विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है। ये विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में ये डिसाइड किया गया था कि 3 मार्च को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है जंगली जानवरों और पौधों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, एक संस्था है साइट्स, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, हिंदी में है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। इस पर जो है कन्वेंशन पर 3 मार्च को हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के उपलक्ष्य में ये 3 वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ये इस वर्ष साइट जो है 3 मार्च को अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, ये जो है सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। सैंपलिंग से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो, ये इसका मुख्य लक्ष्य। तो ये साइट्स के बारे में हो गया। ये साइट्स की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, गठन कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जा रहा है, वो घोषणा किससे की थी, कब से की थी, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके साइड से कोई सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी कंटेंट इस पे अपलोड हो रहा है उसके बारे में जानकारी, टाइम टू टाइम जो भी कंटेंट डिस्कस हो रहा है वो फ्री पीडीएफ के माध्यम से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आज के हम करंट में। ये है, हाल ही में महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और विश्व बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विश्व बैंक ने अभी ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ये रिपोर्ट का जो है
वो 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट का 9वीं बार विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जा रही है और ये रिपोर्ट जो है वो उन कानूनों और विनियमों का विश्लेषण करती है जो महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में 35 वो उप संकेतक हैं, पॉइंटर्स हैं, जिनको 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। इन 35 जो पॉइंटर्स हैं उनको 8 फील्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन, इनके आधार पर इस रिपोर्ट का असेसमेंट किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है और फ्रांस है, इनने सूचकांक में 100 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत का स्कोर जो है वो 74.4 है। इस रिपोर्ट के दो मुख्य बातें एक हैं कि इन्होंने बताया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को केवल 77% कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। ये जेंडर गैप अभी भी बना हुआ है। सरकारें, हर एक देश की लगभग सरकारें और नागरिक संगठन जो हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ये जेंडर गैप ना रहे। स्टिल अभी भी ये गैप बना हुआ है और बताया है कि अभी भी महिलाओं को केवल 77% कानूनी अधिकार पुरुषों की तुलना में प्राप्त हैं। ठीक है, उन्होंने बताया, आगे बताया कि सुधार की जो मौजूदा गति है उससे हर जगह कानूनी लैंगिक समानता हासिल करने में कम से कम 50 वर्ष और लगेंगे। तो अभी जो प्रोग्रेस का रेट है उसके बेसिस पे सभी जगह ये जेंडर गैप जो है स्टेज पे वो फिल करने में, इसको इक्वलिटी लाने में कम से कम अभी 50 वर्षों का समय और लगेगा। तो आज के लिए क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं जिनको हमने वन लाइनर के फॉर्म में बनाया हुआ है। एक अभी क्वाड के जो विदेश मंत्री हैं उनका सम्मेलन, अभी G20 की बैठकें तो चल ही रही हैं, उसी में कल जो है वो क्वाड के विदेश मंत्रियों का एक बैठक हुई है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वाड का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये इसका जो क्वाड का फुल फॉर्म है और ये USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनके बीच का ये डायलॉग है। ये 4 देश ही क्वाड में शामिल है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये 4 देश शामिल है। ठीक है, ये कोई सैन्य वो गठबंधन नहीं है।